बच्चों, आज हम करने वाले हैं कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन्स होते हैं, तो हम इसकी जो रोटेशंस हैं C1 C2 के अराउंड, C2 C3 के अराउंड और C3 C4 के अराउंड किसी पे भी स्टडी कर सकते हैं, कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हम C1 और C2 या 3 और 4 का करेंगे तो हमें बहुत कम नई इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगी। दैट्स वाई हम चूज़ कर रहे हैं कि हम 2-3 वाले बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके देखें, क्योंकि उसमें हमें मिथाइल ग्रुप जो साथ में लगे हुए हैं उनकी इंटरेक्शंस भी स्टडी करने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब मैंने चूज़ किया है कि मैं इस बॉन्ड के अराउंड रोटेट करके देखूँगी, दिस वन, राइट। इसमें अगर आप देखें तो दोनों ही कार्बन्स जो इन्वॉल्व हैं वो 2-2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड हैं और तीसरी तरफ मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे सपोज़ ये मेरा फ्रंट कार्बन है, तो मैंने लिखा फ्रंट कार्बन, उसमें ये मिथाइल जो रेड में है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसी तरह से जो बैक दूसरे वाला, ये अगर बैक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है इसमें लगे हुए और एक मिथाइल लगा है, 2 हाइड्रोजन और मिथाइल। अब इनको आप प्लेस किसी भी तरह से कर सकते हैं पहले टू स्टार्ट विद, बट व्हाट आई प्रेफर्ड, मैंने क्या प्रेफर किया है, वो स्टेट जहाँ पे ग्रुप्स जितना ज़्यादा एक दूसरे से मैक्सिमम दूर हो सकते हैं उतना हो जाए। ठीक है, तो उस कॉन्फर्मेशन को हम बोलते हैं एंटी कॉन्फर्मेशन, वेयर एवरीथिंग इज़ अपोजिट। बिग ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के टोटली 180 डिग्री पे हैं, इतना ही दूर हो सकते हैं सर्कल में मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे इधर मूव करूँ या इधर मूव करूँ, इट विल कम क्लोज टू दिस वन। ठीक है, तो मैंने अपने उसके लिए मैंने एक, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट मैंने एंटी से स्टार्ट किया। अब एंटी से स्टार्ट करने के बाद अगर मैं इसे 60 डिग्री की रोटेशन दूं, रेड वाले जिसे कहते हैं कि फ्रंट कार्बन को फिक्स रख के ब्लू वाले को रोटेट करूं 60 डिग्री से, तो 60 डिग्री रोटेट करने से मेरा ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक नई कॉन्फर्मेशन बन गई 60 डिग्री की रोटेशन से। सो व्हेन आई रोटेटेड दिस बाय 60 डिग्री आई गॉट दिस वन। ठीक है, अब इसे मैं फर्दर 60 डिग्री रोटेट करूँगी। अभी सिर्फ मैं रोटेशंस कर रही हूँ, कोई एनर्जी की डिस्कशन नहीं है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। अगेन फ्रंट कार्बन को मैंने फिक्स रखा है, रेड वाले को, और ब्लू वाले को 60 डिग्री मूव किया। हाइड्रोजन यहाँ आ गई, देख लीजिए आ गई है, हाइड्रोजन यहाँ आ गई, देख लीजिए आ चुकी है, मिथाइल यहाँ चला गया, देख लीजिए आ चुका है। ठीक है, तो ये एक कॉन्फर्मेशन नेक्स्ट वाली बन गई। अब इसको मैं फर्दर 60 डिग्री रोटेट करूँ, अगर इसको मैं 60 डिग्रीज अगर रोटेट करूँ, 60 डिग्री रोटेशन, तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, आ गया है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, चला गया है, ये मिथाइल यहाँ चला जाएगा, चला गया है। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन बन गई। अब अगर इसे मैं फर्दर और 60 डिग्री से करूं, इफ़ आई रोटेट दिस वन बाय 60 डिग्री, लेट मी क्लैरिफाई दिस। सो अगर मैं इसे 60 डिग्री से रोटेट करूं तो जो मेरे पास कॉन्फर्मेशन आएगी वो इस तरह से होगी, CH3H और H। तो ये तो रेड वाला तो फिक्स है, हमने रखा हुआ, और ब्लू वाले को रोटेट कर रहे हैं, तो CH3 अब आ जाएगा यहाँ पे, H आ जाएगा यहाँ और ये यहाँ। अगर इस कॉन्फर्मेशन को हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या है कि 2 CH3 है, ये स्टैगर्ड है कॉन्फर्मेशन, पर 2 CH3 आपस में 60 डिग्री पे हैं, 2 हाइड्रोजन्स इस तरह से मतलब हैं और 2 हाइड्रोजन्स इस तरह से हैं, विच इज़ द सेम एज दिस वन, विच इज़ द सेम एज दिस वन, राइट। तो जो 4 एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वो कौन सी हैं, वो यही 4 हैं। तो हमें अगली रोटेशन करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द सेम, राइट। तो ये सेम ही रहेगी इसलिए, ओके। अब हम इन कॉन्फर्मेशंस को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड है, कोई एक्लिप्सिंग नहीं है, पूरी तरह से बिखरी हुई है, और
बल्कि ग्रुप CH3 एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतने दूर हैं, हाइड्रोजन्स भी ऐसे ही हैं। तो इस वाली जो कॉन्फर्मेशन है इसकी एनर्जी सबसे कम होगी या इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्शंस नहीं है ग्रुप्स में। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के बहुत पास आएँ तो रिपल्शंस होती है, या स्टेरिक रिपल्शंस होती हैं जब फिजिकली दो ग्रुप्स या दो एटम्स एक दूसरे में बम्प करने लग जाएं। वो दोनों ही इसमें नहीं है, तो दिस इज़ द लोएस्ट एनर्जी कॉन्फर्मेशन एंड द मोस्ट स्टेबल वन, राइट। अब हम नेक्स्ट वाली कॉन्फर्मेशन पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये एक एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। डाईहीड्रल एंगल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0 के राउंड अबाउट ही है, और एक्लिप्स्ड के साथ साथ ये फुली एक्लिप्स्ड नहीं है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है। सपोज एक बहुत बड़ी चीज़ के पीछे एक छोटी चीज़ छिपी हुई है, दैट इज़ पार्शियल एक्लिप्सिंग। या एक बहुत छोटी चीज़ के पीछे बड़ी चीज़ खड़ी है, ठीक है, सेम साइज नहीं है। मिथाइल बिग ग्रुप है, हाइड्रोजन छोटा एटम है, गॉट इट। सो दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड, बट इस एक्लिप्सिंग के कारण एक टॉर्शनल स्ट्रेन तो रहेगा ही रहेगा, टॉर्शनल स्ट्रेन रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के पास आएंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी एनर्जी एंटी से ज़्यादा है, राइट। अब मैं नेक्स्ट रोटेशन, तो हम इस कॉन्फर्मेशन को बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब मैं 60 डिग्री और रोटेट कर रही हूँ इसको, आई एम गोइंग टू गिव इट 60 डिग्री रोटेशन। सो व्हाट वुड हैपन, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो ये वाली कॉन्फर्मेशन बन गई। ये कॉन्फर्मेशन क्या स्टैगर्ड है या एक्लिप्स्ड है? स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड ज़रूर है, बट ये ग्रुप्स देखिए, बिग ग्रुप्स हैं, स्पेस में एक दूसरे के क्लोज आए हुए हैं, ठीक है। तो हालांकि ये पार्शियली एक्लिप्स्ड से बेटर है क्योंकि दूर दूर हैं चीज़ें, बट स्टिल बिग ग्रुप्स आर कमिंग रिलेटिवली क्लोजर टू ईच अदर। ऐसी कॉन्फर्मेशन एंटी से कम स्टेबल है, ठीक है, इसकी एनर्जी एंटी से ज़्यादा है, बट पार्शियली एक्लिप्स्ड से ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि ग्रुप्स एक दूसरे से एक्लिप्स्ड नहीं है, दूर दूर हैं। इसे हम बोलते हैं गॉश कन्फर्मेशन, गॉश, राइट। अब मैं और 60 डिग्री की जब रोटेशन दी तो हमने देखा कि ये ग्रुप यहाँ आ गया, ये यहाँ, तो हमें ये कॉन्फर्मेशन मिली। इस ये एक एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि अब क्या है, बिग ग्रुप्स एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बिग चीज़ें एक ही स्पेस में ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, स्टेरिक स्ट्रेन भी है, बहुत हाई एनर्जी है। इस कॉन्फर्मेशन को हम फुली एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ ब्यूटेन, व्हेन यू लुक फ्रॉम C2C3 बॉन्ड और आप इस तरह से कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, आपको 4 एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशंस मिलती हैं, एंटी, partially eclipsed, गॉश एंड fully eclipsed. Of them, एंटी की एनर्जी सबसे कम और fully eclipsed की ज़्यादा। fully eclipsed से थोड़ी कम partially eclipsed की एनर्जी, उससे कम गॉश की और सबसे कम एंटी की एनर्जी, ठीक है। तो हम इसे प्लॉट करते हैं। हमने इसे प्लॉट किया पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारी डाईहीड्रल एंगल या डिग्री ऑफ रोटेशन है, जो हमने एंगल रोटेट किया, एंगल ऑफ रोटेशन। हमें पता है कि जब हमने फर्स्ट जो हमने कॉन्फर्मेशन ड्रॉ की थी, इसमें डाईहीड्रल एंगल कितना है, 180 डिग्रीज, डाईहीड्रल एंगल 180 है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने एंटी से चूज़ किया है। आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सिंस आई स्टार्टेड विद एंटी, तो मैं एंटी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। 180 डिग्रीज पे एंटी है, मैंने उसे 60 डिग्री जब रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट किया और ये ऐसे, तो ये क्या बन गई, पार्शियली एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री और रोटेट किया तो ये क्या बन गई, गॉश, गॉश बन गई। है ये स्टैगर्ड है, बट इसमें दो ये ग्रुप्स एक दूसरे के पास में हैं, इसलिए इस कॉन्फर्मेशन की एनर्जी एंटी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ओके। अब 60 डिग्री और रोटेट किया तो मुझे मिल गई फुली एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, जो कि बहुत हाई एनर्जी कॉन्फर्मेशन है। उसके बाद मैंने 60 डिग्री किया, अगेन मुझे गॉश कॉन्फर्मेशन मिली,
फिर 60 डिग्री किया, मुझे पार्शियली इक्लिप्स्ड मिली, फिर 60 डिग्री किया, मुझे एंटी मिली। ठीक है, अब एनर्जीज़ की बात करते हैं। हम समझ चुके हैं कि जब दो मिथाइल ग्रुप्स, दो हाइड्रोजन्स एक दूसरे के पूरे एक्लिप्स कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसकी एनर्जी सबसे हायर होगी। सो द एनर्जी ऑफ एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन इज़ 19 किलोजूल्स पर मोल हायर देन द एंटी। एंटी की सबसे कम है, तो एंटी के कंपैरिजन में, अगर ये बेस लाइन है जो मैं हाईलाइट करूँ, इसके कंपैरिजन में फुली एक्लिप्स्ड की एनर्जी 19 किलोजूल्स पर मोल ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट था हमारे पास एक्लिप्स्ड में दूसरी चीज़ क्या है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन की एनर्जी एंटी से 16 किलोजूल्स पर मोल ज़्यादा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये फुली एक्लिप्स्ड था और ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है। इन दोनों की एनर्जी में 3 किलोजूल्स का फ़र्क है। और जो गॉश है, गॉश इज़ दिस वन, जो गॉश है इसकी एनर्जी जो है वो एंटी से 3.8 किलोजूल्स पर मोल ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दीज इंटरेक्शंस, राइट। तो इस तरह से हम इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि जब एंटी था, तो आप ये देखिए, ये एंटी को मैंने खोल के पूरा CH3 को लिखा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको कोई भी चीज़ इसके स्पेस में नहीं है, इसी तरह से इसकी स्पेस में भी कोई नहीं है, तो इसीलिए इस एंटी कॉन्फर्मेशन की एनर्जी कम है। जबकि जब आप गॉश में आते हैं तो आप ये देख लीजिए कि किस तरह से उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लीडिंग टू टॉर्शनल स्ट्रेन, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो हम बात कह रहे थे कि एक्लिप्स्ड की जो कॉन्फर्मेशन की एनर्जी है वो 19 किलोजूल्स पर मोल ज़्यादा है एंटी से, अगर एंटी को ज़ीरो माने। अब हमने जब लास्ट वीडियो में प्रोपेन या ईथेन का किया था, वहाँ से हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो एक्लिप्सिंग होने से जो एनर्जी बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, 4 किलोजूल्स पर मोल, राइट। और यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग्स हैं, 2, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितनी बढ़ी, 4 × 2 इज़ 8 किलोजूल्स पर मोल, ओके, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग कॉन्फर्मेशंस हैं। और एक्सपेरिमेंटली देखा कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी बढ़ी है, 19 किलोजूल्स पर मोल। इसका मतलब इस चीज़ के कारण, विच इज़ CH3, इसके कारण एनर्जी कितनी बढ़ी होगी, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी हमें पता है, टोटल कितनी बढ़ी वो पता है। तो मिथाइल के कारण, मिथाइल की एक्लिप्सिंग के कारण, मिथाइल एक्लिप्सिंग के कारण एनर्जी कितनी बढ़ी होगी, 19 - 8 विच इज़ इक्वल्स टू 11 किलोजूल्स पर मोल। अब ये एनर्जी इन दोनों की एक्लिप्सिंग से तो बढ़ी है, उसके कारण तो बढ़ी है, बट जो एनर्जी का कारण है बढ़ने का वो टॉर्शनल एज वेल एज स्टेरिक स्ट्रेन दोनों ही है, टॉर्शनल भी है और स्टेरिक भी, क्योंकि स्पेस में भी बहुत क्लोज आ गए हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों के कारण इसकी एनर्जी 11 किलोजूल्स बढ़ी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक और वीडियो इसके बाद आप अपलोड करूँगी, जिसमें कि जो बच्चे एंटी से स्टार्ट करने की बजाय एक्लिप्स से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके वो उस तरह से भी कर सकते हैं। सो विच इज़ वन एंड द सेम थिंग। थैंक यू।